Hello everyone. I hope you guys must be doing really great today. So guys, welcome back to our YouTube channel. This is Mandeep and you're watching the English Family. So guys, today we will learn about how to write an effective introduction of IELTS writing task 2. आज हम सीखेंगे कि एक राइटिंग टास्क का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, वो कैसे हम अपना बहुत परफेक्ट एंड इफेक्टिव बना सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जो होता है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ दैट द एग्जामिनर रीड्स व्हाइल इवैल्यूएटिंग योर राइटिंग टास्क 2. जब जैसे ही वो आपका टास्क 2 पढ़ना स्टार्ट करेगा तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ जो कि वो रीड करेगा. तो आपको अपना पूरा जोर लगाना है कि ये इतना इफेक्टिव हो और इतना क्लियर और प्रिसाइज हो कि आपका जो एग्जामिनर है, जैसे उसने आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, वो उसको एक पूरा क्लियर आइडिया हो जाए कि आप क्या क्या पॉइंट्स नीचे BB1 और BB2 में डिस्कस करने वाले हैं एंड आपने क्या अप्रोच ली है. मतलब इधर यू आर टॉकिंग इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट और यू आर टॉकिंग अगेंस्ट इट. तो वो पॉइंट्स जो हैं वो आपको इंट्रोडक्शन में ही क्लियर करने पड़ेंगे जो आप फॉलो करेंगे. ये ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन जैसे देखो ना, जैसे आप स्पीकिंग करने जाते हो, तो अगर आप स्पीकिंग करते हुए आपने अपना जाते ही इफ यू आर बिहेव्ड इन अ रूड मैनर, तो नो मैटर जितना मर्जी आप कोशिश कर ले पूरी स्पीकिंग में, एग्जामिनर जो होता है उसके कहीं ना कहीं माइंड में दैट स्टार्टिंग के जो वो मिनट्स होंगे वो दिमाग में होंगे और आपको नंबर कभी नहीं देगा. कभी जितने आप डिजर्व करते हैं, जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो नहीं मिलेंगे. तो सेम गोज फॉर योर राइटिंग टास्क. राइटिंग में आपका वो जो शीट होता है, आंसर शीट होता है, दैट गिव्स योर इम्प्रेशन, योर फर्स्ट इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर जो कि वहां पे चेक कर रहा होगा. ठीक है. तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़े, ताकि जितना एक क्लियर और प्रिसाइज और जितना एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन जो होगी वो आपका इतना इफेक्टिव इंप्रेशन जो होगा वो एग्जामिनर को देगा कि आपका जो नीचे एक इंप्रेशन जो होगा एग्जामिनर के माइंड में वो सेट हो जाएगा, ताकि वो उसी इंप्रेशन से आपका पूरा का पूरा टास्क पढ़े. ओके. मतलब यूजुअली हम बच्चों को हर बार यही कहते हैं कि भाई अपना टास्क जो है जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन लिख के आए, बट फिर भी कुछ बच्चे, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ को करते हैं एंड दे सफर फ्रॉम इट. सो व्हाट आर दिस कॉमन प्रॉब्लम्स, सबसे पहले आज वही डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहली प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो इट इज टॉकिंग टू जनरली अबाउट द टॉपिक. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू और फेस इट इज कि वो बहुत दे आर टॉकिंग टू जनरली अबाउट द टॉपिक. अब देखो कि जैसे हमारा IELTS एग्जाम जो है, ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में ये चीज़ रिपीट की है कि आपका IELTS एग्जाम जो है, स्पेशली राइटिंग एग्जाम, ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता, ये आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करने के लिए होता है, ये आपकी लैंग्वेज एबिलिटी चेक करने के लिए होता है. तो यहाँ पे जितना मर्जी आप जनरली अगर आपको जितने मर्जी आप पॉइंट्स डाल दो, जैसे हम स्कूल में होते थे, अगर स्कूल में हमें कोई क्वेश्चन आया तो अगर आप दो बच्चे, अगर एक बच्चे ने उस क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स लिखे हैं बट इतने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किए, एंड दूसरी तरफ दूसरा बच्चा जिसने 5 पॉइंट्स लिखे हैं बट हाँ थोड़े बहुत एक्सप्लेन किए हैं, बट हमारी टीचर क्या करती थी यूजुअली जो जिसने 10 पॉइंट्स लिखे हैं उसको ज़्यादा नंबर देती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका स्कूल है, वहाँ पे जो आपके टीचर्स हैं, वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि आपने उस टॉपिक में बारे में कितना ज़्यादा नॉलेज गेन किया है या कितना ज़्यादा आपको उस टॉपिक के बारे में पता है. तो वहाँ पे एग्जामिनर जो टीचर है वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, इसलिए आपको अगर आप 10 पॉइंट्स लिखोगे वहाँ पे नंबर ज़्यादा देंगे. यहाँ पे स्पेसिफिकली इस एग्जाम में यहाँ पे आपकी नॉलेज, देखो इट मैटर्स इन द कंटेंट सेक्शन, बट जब आप स्टार्टिंग में ही अगर आप बेसिकली जनरली आप सिर्फ बातें करी जा रहे हो एंड जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, जो स्टेटमेंट दी है, जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आप उसको स्पेसिफिकली दैट स्पेसिफिक स्टेटमेंट को अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं. आप जितना मर्जी पॉइंट्स लिख के आ जाओ, जितना मर्जी अच्छी तरह लिख लो, बट अगर आपने पॉइंट्स अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किए तो वो कुछ नहीं आपको दे पाएगा, वो आपको आपके बैंड स्कोर नहीं दिलवा पाएंगे. ठीक है. कभी भी आई विल से, कभी भी जब भी इंट्रोडक्शन आप राइटिंग टास्क 2 की लिखना स्टार्ट करते हैं तो डोंट यूज अ जनरल फ्रेज. आई विल रिपीट,
डू नॉट यूज अ जनरल फ्रेज। जनरल फ्रेज कौन सी होगी, जैसे अब बहुत सारे बच्चे करते हैं, कैसे लिखते हैं, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इन टूडेज वर्ल्ड, या फिर इन दिस कंटेम्प्रेरी इपोच, और नाउ अ डेज, या इन दिस मॉडर्न लाइफ जनरली। तो ये सारी जो भी हैं ये होती है जनरल फ्रेजेस। तो प्लीज avoid writing these journal phrases in the beginning of your introduction। अपनी इंट्रोडक्शन की बिगनिंग इससे ना कीजिए। इंस्टेड अगर आप एक जर्नल लाइन लिखेंगे, लाइन जो कि आपका जो स्टेटमेंट आई है उस टॉपिक के साथ, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं स्टेटमेंट के, उन कीवर्ड्स के साथ अगर कोई मिलती जुलती एंड रेलेवेंट जर्नल लाइन है वो आप लिख सकते हैं इन द बिगनिंग ऑफ योर इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर आप आगे अपने इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा होगा। बट अगर आपसे ना, हाँ वो कंपलसरी नहीं है, वो एक ऑप्शनल है, आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है वो इंट्रोडक्शन, अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। लेकिन प्लीज जनरल फ्रेजेस से कभी भी अपना राइटिंग टास्क की इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना स्टार्ट ना करें, ठीक है। सो नाउ सेकेंड थिंग इज, जो कि बच्चे हमेशा करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, इज दैट दे डू नॉट इंक्लूड अ थीसिस स्टेटमेंट। सो अगर आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ही अगर आप एग्जामिनर को ये क्लियर नहीं कर रहे कि आप इस स्टेटमेंट के फेवर में बात करेंगे या इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात करेंगे, तो नो मैटर जितना मर्जी अच्छा आपने नीचे व्यूज दिए हों BP1 BP2 में, एग्जामिनर को कभी क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये फेवर में बात कर रहा है या ये अगेंस्ट में बात कर रहा है। तो वहां पे डू नॉट कंफ्यूज द एग्जामिनर, आपको आपके बैंड स्कोर से हाथ धोना पड़ेगा। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि हमेशा एक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इसमें इंक्लूड जरूर करें, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज आउटलाइनिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, नॉट गिविंग एन आउटलाइन स्टेटमेंट। तो अगर आप एक आउटलाइन स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में नहीं लिखते, अगर आप ये नहीं बताते एग्जामिनर को कि आप नीचे जो BP1 और BP2 है इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या मेन आइडियाज़ जो हैं वो आप डिस्कस करेंगे, कौन से मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप आगे जाके डिस्कस करेंगे, अगर आप वो नहीं बताएंगे तो एग्जामिनर को क्लियर नहीं हो पाएगा, वो एक वेग चीज़ रह जाएगी जिसकी वजह से आपके बैंड स्कोर जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, अच्छे नहीं आ पाएंगे, और आपका IELTS का एग्ज़ाम रह जाएगा। तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन जो है टास्क 2 की अच्छी तरह लिखें, अपनी जनरल लाइन लिखें, अपनी पैराफ्रेजिंग करें, थीसिस स्टेटमेंट डालें और आउटलाइन स्टेटमेंट डालें। अभी मैं आगे जो फर्दर पार्ट है इस वीडियो को उसमें ये बताऊंगी प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ये तीनों चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ थिंग इज ट्राइंग टू राइट अ हुक और बी एंटरटेनिंग। तो अगर आप कोई हुक पॉइंट लिख रहे हो या फिर यू आर ट्राइंग टू बी एंटरटेनमेंट, तो ये आपका कोई मजाक करने वाली जगह तो है नहीं ना, आपकी जोक्स ऐड करने वाली जगह है, या फिर आप कोई इन जनरली कोई भी बात कर लोगे। तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ एक स्पेसिफिक टॉपिक में बिल्कुल एक वर्ड टाइम की वर्ड की लिमिट होती है, टाइम की लिमिट होती है, उसमें दिया जाता है। तो अगर आप इधर उधर की बातें करते रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट यूज सच फ्लॉरी लैंग्वेज, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंपली बेसिक लैंग्वेज यूज़ करके, सिंपल वोकैब यूज़ करके जितने अच्छे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, अगर टॉपिक के रेलेवेंट वर्ड्स हैं, जितनी अच्छी रिच वोकैब यूज़ करेंगे उतना आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द थिंग इज, जो कॉमन मिस्टेक यूजली बच्चे करते हैं, इट इज़ राइटिंग एन इनफॉर्मल स्टाइल। जब आप इनफॉर्मल स्टाइल में लिखते हैं, दैट इज़ अगर आप जैसे हम यूजुअली डे टू डे अगर हम चैटिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो, तो हम कांट, वोंट, डोंट, इस तरीके से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड का हमेशा साइन डालते हैं, या दैट इज़ का IE लिख लेंगे, या फिर एग्जाम्पल का EG लिख देंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे आपका राइटिंग है, आपको प्रॉपरली हर एक वर्ड प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यहाँ यूज़ करें, कांट, डोंट, वाना, डू या गोना डू, इस तरीके से करोगे तो आप वो नहीं, ये चीज़ें इट विल कॉस्ट यूज योर मार्क्स। तो ये प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स जो हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करो और एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो बना के लिखो, ठीक है। नाउ आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि क्या एक अच्छा पैराग्राफ, एक अच्छी इंट्रोडक्शन कैसे होती है और एक बुरी इंट्रोडक्शन कैसे हो सकती है। अगर आप ये सारी कॉमन मिस्टेक्स करोगे तो आप कैसे एक बैड इंट्रोडक्शन लिखोगे एंड
अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं और अगर आप ये सारी की सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है इसको नहीं करते हो तो आप एक गुड इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट योर स्क्रीन। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है, देयर इज अ गुड डील ऑफ एविडेंस दैट इंक्रीजिंग कार यूज is contributing to global warming and having other undesirable effects on people's health and mental being. So this is your statement. Now to what extent do you agree or disagree with this statement? तो अब यहाँ पे आपको agree और disagree करना है statement के साथ। So आप एक bad introduction जिसको हम कहेंगे किस तरीके से लिखेंगे? Nowadays cars are a very popular way of getting around. So again आपने यहाँ पे क्या किया कि एक जनरल फ्रेज से आपने अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट की है। नाउ डे बाय डे many more people drive cars around, but others feel that they cause global warming. Now global warming is one of the most serious issues in modern life. They also affect people's health and well-being, which is also a serious issue. अब अगर मैं बात करूँ, ये देखा जाए तो बेसिकली इसमें कोई गलत चीज़ नहीं लिखी, इसमें जो आपके क्वेश्चन थे, जो एग्जांपल था, उसी के रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं। बट अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखें, इस इंट्रोडक्शन को देखें, तो इस इंट्रोडक्शन से कहीं क्लियर नहीं हो रहा कि आप अपने आप इस स्टेटमेंट के साथ या इस क्वेश्चन के साथ एग्री कर रहे हो या आप डिसएग्री कर रहे हो, या आप इसके फेवर में बात कर रहे हो कि इसके अगेंस्ट बात कर रहे हो, या फिर आपने नीचे जो अगर फर्दर जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स आने हैं उसमें आप किस चीज़ के बारे में, क्या क्या मेन आइडियाज़ हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो ये तरीका होता है जिससे एग्जामिनर को कहीं क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो हमने ये चीज़ ऐसी इंट्रोडक्शन एग्जाम में नहीं लिखनी। ओके, नाउ अब आप एक अच्छी इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस इश्यूज आर ऑफन viewed as being caused by expanding use of automobiles. So this is your paraphrasing. आप इंट्रोडक्शन की कैसे शुरू कर सकते हैं, जैसे आपकी स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करके। नाउ देयर विल बी अ थीसिस स्टेटमेंट, दैट इज दिस essay agrees that increasing use of motor vehicles is contributing to rising global temperatures and certain health issues. This is your thesis statement. And firstly, this essay will discuss the production of greenhouse gases by vehicles, and secondly, it will discuss other toxic chemicals released by internal combustion engines. So this is your outline statement. तो ये हो गया एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जिससे एग्जामिनर को पूरा क्लियर होगा कि आप इस स्टेटमेंट के फेवर में बात कर रहे हैं या इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। एंड नीचे जो BP1 एंड BP2 हैं उसमें आप क्या डिस्कस करने वाले, क्या मेन आइडियाज़ हैं जो कि आप यूज़ करके नीचे डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करेंगे, जो अपने रीजनिंग है, जो अपनी जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं वो किस वे में, किस डायरेक्शन में आप डालेंगे, उसका मेन आइडिया जो होगा वो आप ओवरव्यू में यहाँ देंगे। तो दिस इज योर बेसिक गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन। अब हम एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे अच्छी लिख सकते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्या है गुड इंट्रोडक्शन का वो हम सीख लेते हैं। सो ये ध्यान रखें, इफ यू यूज दिस स्ट्रक्चर यू विल नॉट ओनली स्कोर हायर मार्क्स बट यू विल ऑल्सो सेव सम टाइम इन द एग्जाम। तो इससे क्या होगा, अगर आपने एक बेसिक प्रैक्टिस हमेशा से यही की होगी इस फॉर्मूला को या इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इंट्रोडक्शन लिखने की, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको कि आपका एक टाइमली विद इन दैट टाइम लिमिट एंड विद इन दैट वर्ड लिमिट आप अपना जो टास्क है, जो उसका इंट्रोडक्शन है उसको प्रॉपरली लिखें एंड टास्क को प्रॉपर टाइम में फिनिश करें। क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आप इस वे में लिखेंगे तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने आगे BP1 BP2 में क्या करना है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे जब इंट्रोडक्शन इस तरीके से नहीं लिखते तो उसमें क्या होता है, उनमें उनको ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है कि उन्होंने चलो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में पैराफ्रेजिंग कर दी, इधर उधर से लिख दिया, आउटलाइन स्टेटमेंट अपने तरीके से थीसिस आउटलाइन मिक्स करके, ठीक है, तो पॉइंट्स नहीं भी बताए तो BP1 लिखना शुरू कर दिया। BP1 जब वो लिखना स्टार्ट करेंगे विदाउट राइटिंग एन आउटलाइन स्टेटमेंट प्रायर टू इट, तो उससे क्या होगा कि उनको मेन आइडियाज जो होंगे वो क्लियर नहीं होंगे कि उन्होंने करना क्या। तो वो शुरू कहीं से करेंगे लिखना एंड ख़त्म कहीं करेंगे, तो उनका कोई एक सेट पैटर्न नहीं होगा, कोई एक चीज़ नहीं होगी जो उसको एक फॉर्मेट जो उसको ईजिली फॉलो कर सके वो, और प्रॉपरली उसके अंदर उन मेन आइडियाज़ के अंदर उनको एलेबोरेट करें। तो वो देयर विल बी you're juggling different opinions in that
मेन बॉडी पैराग्राफ, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है. इट विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू एज वेल एज फॉर द एग्जामिनर जो आपकी जो राइटिंग शीट्स है वो चेक करेंगे. ठीक है. सो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है गुड इंट्रोडक्शन का? इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स. ओके. फर्स्ट थिंग इज you have to paraphrase the given statement, you have to paraphrase the question. Now second thing is you have to write a thesis statement, आपको एक thesis statement लिखनी पड़ेगी. Third thing is you have to give an outline statement as well. So these 3 things make a good introduction. आपकी good introduction में ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है. ठीक है. नाउ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज को अचीव कर सकते हैं. तो सबसे पहला आ गया हाउ टू पैराफ्रेज, या सबसे पहला पार्ट आ गया पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन. तो इसमें सिंपल है पैराफ्रेजिंग की. मैंने वैसे यहाँ पे एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रॉपरली बताया है कि पैराफ्रेजिंग जो है 3-4 वेज हैं जिससे आप इजीली कर सकते हैं. बहुत इजी है पैराफ्रेजिंग करना. अगर आप चाहो तो आप उस वीडियो को रेफरेंस भी ले सकते हो. मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप पैराफ्रेजिंग वो वीडियो को फॉलो कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो. अगर आपको कंफ्यूजन हो कि पैराफ्रेजिंग किस तरीके से करनी है, उस पूरी वीडियो में बहुत एक एलैबोरेटिव वे में बताया गया है कि पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हो. ठीक है. नाउ बेसिकली पैराफ्रेजिंग होती क्या है कि आपको जो स्टेटमेंट दी होती है उस स्टेटमेंट को आपने क्या करना होता है कि चेंज करके, थोड़ा घुमा के, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके इस हिसाब से लिखना होता है कि उसका मीनिंग सेम रहे. कि जो आपकी फॉर्मर जो गिवन स्टेटमेंट थी और जो आपने लेटर जो पैराफ्रेज स्टेटमेंट लिखी है उन दोनों का सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो, बट एट द एंड जो मीनिंग हो वो सेम रहे. ठीक है. सो हमेशा ये ध्यान रखें कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यूजुअली उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाता है बट उसके साथ उसका मीनिंग भी चेंज कर देते हैं, जो कि विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू गाइस. तो उससे क्या होगा कि अगर आपने सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट का भी प्रॉपर मीनिंग चेंज हो जाएगा और एट द एंड जब आप नीचे उस चीज़ को आंसर भी करोगे तो वो एक गलत डायरेक्शन में जा सकता है. नाउ अगर हम एक क्वेश्चन देखें इस चीज़ का कि हम पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं, तो अगेन वही एग्जांपल मैंने लिया कि देयर इज अ गुड deal of evidence that increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people's health and well-being. So अब इसमें पैराफ्रेज कैसे कर सकते हो कि rising global temperatures and human health and fitness issues are often viewed as being caused by the expanding use of automobiles. अब इसमें क्या हुआ, कुछ सिनोनिम्स यूज करके इस चीज को पैराफ्रेज किया गया, जैसे कि इंक्रीजिंग की जगह हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, एक्सपैंडिंग. कार यूज की जगह क्या यूज कर दिया, वर्ड यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ग्लोबल वार्मिंग की जगह आप कह सकते हो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, या पीपल हेल्थ एंड वेलबींग की जगह आप यूज कर सकते हो ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस. तो इसमें आप देख सकते हो कि सेंटेंस जो है वो स्विच किया गया है, घुमाया गया है, एंड कुछ जो वर्ड्स हैं उनको भी साइड बाय साइड सिनोनिम्स यूज करके इस पूरी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया गया है. ठीक है. तो दिस इज द थिंग जिससे आप पैराफ्रेज बहुत ईजिली कर सकते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट. आपको सेकेंड चीज क्या लिखनी है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि थीसिस स्टेटमेंट एक मेंशन करनी है. अगेन थीसिस स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके ऐसे का. अगेन इस पर भी मैंने एक प्रॉपर अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक बहुत इलेबोरेटिव वे में एक्सप्लेन किया है कि थीसिस स्टेटमेंट आप अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, क्या क्या किस किस क्वेश्चन में थीसिस स्टेटमेंट आएगी और कहाँ कहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं, एंड क्या वर्ड्स यूज़ करके, क्या वोकैब यूज़ करके आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं. तो वो एक मैंने बहुत ईजिली बताया गया एक पूरी वीडियो में, वो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अगर आपको उसके रेफरेंस लेनी हो तो आप बहुत ईजिली ले सकते हो. ठीक है ना. एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है. बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको एक मेन आइडिया जो है आपका, जो आपके स्टेटमेंट का, जो आपकी एक पूरे के पूरे टास्क का जो एक मेन आइडिया होता है कि आप इस स्टेटमेंट के फेवर में बात करेंगे या इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात करेंगे, वो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्लियर करना होता है. ठीक है. कि आपको किस तरीके से करना है. कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है डू यू एग्री और डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, तो वहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप इस स्टेटमेंट के फेवर में बात करोगे या फिर आप इसके स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात करोगे. ठीक है. तो उसमें सिर्फ आपको मेन आइडिया बताना ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो सके कि आगे जो जो पॉइंट्स आप दे रहे हो वो इसके फेवर में है या वो इसके अगेंस्ट में. ठीक है. नाउ अब थीसिस स्टेटमेंट, जैसे हम इस एग्जांपल की थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं. दिस एसे
agrees that the increasing use of motor vehicles is contributing to rising global temperatures and certain health issues. तो इस तरीके से आप अपनी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट हमेशा कोशिश कीजिए कि थीसिस स्टेटमेंट में, मैं रिपीट करूंगी कि थीसिस स्टेटमेंट कभी भी जब लिखें तो उसकी बिगनिंग जो है वो आप पर्सनल प्रोनाउन से आई वी इस तरीके से आप नहीं करेंगे. यू विल नॉट राइट आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और वी एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. हमेशा एक थर्ड पर्सपेक्टिव से लिखे, जैसे कि आप लिख सकते हैं दिस एसे एग्रीज दैट और दिस ऐसे डिसएग्रीज दैट. जब भी ओपिनियन क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर जहां पे आपको क्वेश्चन आते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, तो उसमें आप कैसे थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं. दिस ऐसे कंप्लीटली, टोटली और फुल्ली एग्रीज और डिसएग्रीज दैट, जो भी आगे गिवन स्टेटमेंट या जो भी आपको स्टेटमेंट पार्ट होगा आगे, ठीक है. या फिर कुछ बच्चे जहाँ पे उन्होंने बोथ साइड में भी करते हैं तो उसके लिए भी मैंने डाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस ऐसे पार्शली एग्रीज और डिसएग्रीज दैट. तो इस तरीके से भी, और फॉर अ डिस्कशन और 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, ऐसे यू शुड स्टेट बोथ द व्यूज पॉइंट क्लियरली इन योर इंट्रोडक्शन. तो वहाँ पे आप अपने जो व्यू पॉइंट्स है वो ईजिली क्लियरली पैराफ्रेज करके वहाँ पे बता सकते हैं. Now let's look at another example. Some aspects of celebrity culture have a bad influence on young people. This is your statement. To what extent do you agree or disagree with this statement? तो इसमें अगेन आपको 2 ऑप्शंस आई वुड सुजेस्ट कि बच्चे क्या करते हैं, आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एग्री कर सकते हो, या तो आप डिसएग्री कर सकते हो, या तो आप पार्शली कर सकते हो. तो आई विल रिपीट कि कोशिश कीजिए कि पार्शली अपने टास्क 2 में ना कीजिए, क्योंकि क्या होगा अगर आप पार्शली करेंगे तो यू विल बी 50% यू विल बी एग्रीइंग विद इट एंड 50% यू विल बी डिसएग्रीइंग विद इट. तो आपके कई बार क्या होता है, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मैंने कौन से पार्ट के साथ एग्री करना है या फिर कौन से पार्ट के साथ डिसएग्री करना है. एंड अगर मैं कहती हूँ आपने बहुत अच्छा कर भी दिया, बट एट द एंड एग्जामिनर, क्या आपकी जो जस्टिफिकेशन है वो एग्जामिनर को समझ आई है या नहीं आई, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे. तो कोशिश हमेशा ये कीजिए कि या तो कंप्लीटली एग्री करो या तो कंप्लीटली डिसएग्री करो, ठीक है. नाउ अब इसकी हम कैसे लिख सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट. दिस ऐसे एग्रीज दैट the some famous people's lifestyle have a detrimental effect on the youth of today. So ये होगी आपकी thesis statement. Now last क्या आ गया आपका आउटलाइन स्टेटमेंट. तो लास्ट थिंग जो आपको इंट्रोडक्शन में जरूर मेंशन करनी है, दैट इज योर आउटलाइन स्टेटमेंट. अब आउटलाइन स्टेटमेंट क्या होती है बच्चे? आउटलाइन स्टेटमेंट सिंपल है कि आपको एक बेसिक आइडिया देना होता है. एक मेन आइडियाज जो होते हैं वो आपको एग्जामिनर को देने होते हैं कि नीचे जो 2 पैराग्राफ लिख रहे हो आप, BP1 एंड BP2, उसमें आप क्या क्या या कौन कौन से मेन आइडियाज को यूज करते हो, कौन सी डायरेक्शन में यूज करते हो, आप आगे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रोच करोगे. तो उसका एक बेसिक आइडिया जो होगा वो आपको आउटलाइन स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है. बेसिकली जैसे आप कैसे सकते हो कि एग्जामिनर को पूरे के पूरे ऐसे में उसको एक जैसे हम टास्क 1 में ओवरव्यू लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, ओवरव्यू में हमने डिटेल्स नहीं देनी होती है, हमने ओवरव्यू में प्रॉपर बताना नहीं होता कि हमने नीचे क्या डिस्कस करना है. बट हाँ, ऑन सम पार्ट हमें एग्जामिनर को ये क्लियर करना पड़ता है कि नीचे BP1 BP2 में हम बेसिकली एक रेफरेंस देनी होती है कि क्या क्या हम बातें नीचे करेंगे, ताकि एग्जामिनर पहले ही क्लियर हो कि आगे कौन कौन से पॉइंट्स पे बात डिस्कशन जो है वो करेंगे. तो आउटलाइन स्टेटमेंट अगर आप ये जो क्वेश्चन देखें इसमें किस हिसाब से लिख सकते हैं. There is a good deal of evidence that increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people's health and well-being. So इसकी आउटलाइन स्टेटमेंट कैसे बन सकती है? Firstly, this essay, again this essay, आप यहाँ पे भी I नहीं यूज करेंगे, we यूज नहीं करेंगे, this essay properly लिखेंगे. So firstly, this essay will discuss the production of greenhouse gases by vehicles, and secondly, it will discuss other toxic chemicals released by internal combustion engines. So this is your outline statement, जिसमें आपने properly बता दिया. जो firstly है ये है जिसमें आपने BP1 में क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे वो, एंड सेकेंडली है जो आप BP2 में क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे वो. तो ये हो गया आपका बेसिक आउटलाइन स्टेटमेंट, जिसमें आपने एग्जामिनर को एक बहुत क्लियर मेन आइडिया बता दिया कि भाई इंट्रोडक्शन जो BP1 है और BP2 है, इसमें मैं कौन कौन से आइडियाज जो हैं वो डिस्कस करूंगा. सो मेन बॉडी पैराग्राफ 1
में क्या बात करने वालेंगे आप, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय कार्स, और मेन बॉडी पैराग्राफ 2 में यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कार इंजन्स. So again, your main body paragraph should have only one main idea, so it should be easy to spot this and then write a sentence about them. ठीक है, ताकि क्लियर आइडिया क्लियर हो. अब यहाँ पे यूजली कई बार बच्चे क्या करते हैं, आउटलाइन स्टेटमेंट में ही कॉमा डाल के 2-3 रीजंस या 2-3 मेन आइडियाज बताने की कोशिश करते हैं. वहाँ पे यहाँ पे जो आउटलाइन स्टेटमेंट है, यहाँ पे सिंपली कोशिश करें कि सिर्फ एक मेन आइडिया बताएं, ताकि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखे, जब आप उसके डिटेल्स लिखे BP1 में या BP2 में, तो उसमें आप प्रॉपरली वो सब हेडिंग्स या सब आइडियाज जो है लिंक करते हुए इस मेन आइडिया के साथ अपनी डिटेल्स प्रॉपरली लिख सकें. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द फाइनल एग्जाम्पल. दैट इज क्वेश्चन हमारे पास था, लर्निंग टू मैनेज मनी इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स टू एडल्ट लाइफ. हाउ in your view can individuals best learn to manage their money? तो दिस इज योर एग्जाम्पल क्वेश्चन. अब इसका हम एक गुड आंसर या फिर ये जो हमने 3 ऊपर चीज़ें पढ़ी जो कि इसेंशियल है एक गुड इंट्रोडक्शन के लिए, उनको फॉलो करते हुए हमने ये आंसर लिखा है. दैट इज वन ऑफ द कीज टू एडल्टहुड इज अप्रिशिएटिंग हाउ टू बजट योर फाइनेंसेस. It is clear that the best way someone can learn this is by managing money during childhood. Firstly, this essay will discuss the importance of parental involvement during childhood, and secondly, this essay will look at the importance of having a part-time job during childhood. So this is your basic इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बहुत क्लियरली जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने मेंशन की हुई है. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो सबको इन्फॉर्मेटिव लगी हो. आई होप आपको एक प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ आई हों कि किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन एक बेसिक लिखनी है. ठीक है, एंड अगर किसी भी पार्ट में वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी इशू आया हो, कुछ चीज़ नहीं समझ आई हो, कुछ डाउट्स हों, कुछ इंक्वायरीज हों, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस चीज़ का आपको सोल्यूशन या आंसर जो है मैं वो दूँ. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज. We will meet with the next video soon. Till then, take care and goodbye.